तो चैप्टर 6 में अभी तक हमने कुछ 4 डेफिनेशंस कवर करनी। एम्प्लॉय बिहेवियर, रिस्पॉन्सेस, रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स डिफरेंट इवेंट्स, individual uniqueness, personal characteristics of individual based on their appearance, their personality, their level of education, which vary from one individual to another individual. Personality, identity of the individual, which develop through 2 factors, nature and nurture, or psychological agreement, unwritten contract about relationship between employee and employer। और एक टॉपिक हमने परसेप्शन कवर कर लिया, तो उसकी 3 स्टेजेस, 5 फैक्टर्स, 5 प्रॉब्लम्स, 6 इंटरनल फैक्टर्स, 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स। एटीट्यूड कवर कर लिया, उसकी डेफिनेशन, उसके 3 कंपोनेंट्स, उसकी सिग्निफिकेंस, 2 टाइप्स, 4 यूजेस, क्रॉस कल्चरल फैक्टर्स, और we can change behavior of other by using our attitude, communication, written, more intelligent people, people with moderate self-esteem and emotions। बीच में एक लाइन हमने छोड़ दी एटीट्यूड के अंदर, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ये क्या था? वो ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ हम एटीट्यूड शो कर रहे हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का। और लोगों की कोशिश होती है कि वो ऑब्जेक्ट जिनको फ्रीक्वेंटली फेस किया जाता है उनकी तरफ ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं। हाँ, जिनको आपने फ्रीक्वेंटली फेस नहीं करना होता उनकी तरफ आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिनको आपने फ्रीक्वेंटली रूटीन में फेस करना होता है उनकी तरफ आपका एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव। और एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? Object towards we are showing our attitude is called attitude object। So तीसरा टॉपिक हमें मिला जॉब सेटिस्फैक्शन, प्लेयरेबल इमोशनल फीलिंग अबाउट जॉब, या द एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट जॉब, या हाउ कंटेंट एन एम्प्लॉय विद हिज जॉब इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, वर्किंग कंडीशन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, रिलेशनशिप विद द बॉस, रिलेशनशिप विद द कोलीग। और 2 तरह की होती है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। कॉग्निटिव, जॉब सेटिस्फैक्शन अबाउट पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द जॉब। पर्टिकुलर एलिमेंट्स मीन वर्किंग कंडीशन है, रिवॉर्ड है, सुपरविजन है। जबकि अफेक्टिव क्या है? प्लेयरेबल इमोशनल फीलिंग्स अबाउट जॉब। वो कहता है कि अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो इसे कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। क्या ख्याल है? बेनिफिट्स किसको होंगे? ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर को बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉय को बेनिफिट होंगे कि अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो इनके मोरल मोटिवेशन हाई होगी, इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, और एम्प्लॉय क्या होंगे? अफेक्टिव, एफिशिएंट होंगे। क्या ख्याल है? एम्प्लॉय को फायदे क्या है? मोरल, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन हाई होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, और अल्टीमेटली वर्क में क्या अचीव करेंगे? एफिशिएंसी। एक टीम को फायदे होगा अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो टीम को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हार्मोनियस रिलेशनशिप। हार्मोनियस मीन म्यूचुअल रिलेशनशिप, मीन फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन टीम मेंबर्स क्रिएट होंगे। और दूसरा, टीम की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी क्या होगी? हायर होगी। एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी होगी। क्या आपकी एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। तो ये जो आए दिन नए नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है तो ये जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है ये भी क्या होगी? अवॉइड होगी। एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है, रेपुटेशन अच्छी है, तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टर, कस्टमर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी, ऑब्जेक्टिव मीट होगा। सो एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा? एम्प्लॉय हैप्पी होंगे, मोटिवेटेड होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी हायर होगी, और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी हायर होगी। टीम को फ़ायदा होगा, हार्मोनियस मीन म्यूचुअल रिलेशनशिप क्रिएट होंगे बिटवीन टीम मेंबर्स, और क्या होगा? टीम की प्रोडक्टिविटी, टीम लॉयल्टी के थ्रू स्ट्रांग होगी। ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन अच्छी होगी, रिड्यूस होगी,
एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट, और अल्टीमेटली इन्वेस्टर जो हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। वो कहता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को भी फायदा होगा। किसको फायदा होगा, सप्लायर को फायदा होगा या फिर कस्टमर को फायदा होगा। सप्लायर को फायदा क्या होगा, ये जो सप्लायर को डील करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक वाले लोग डील करते हैं या आउटबाउंड लॉजिस्टिक वाले, इनबाउंड लॉजिस्टिक। परचेजिंग क्या थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, कस्टमर तक डिलीवरी क्या थी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला स्टाफ जो है वो सप्लायर को प्रॉपर्ली डील करेगा। क्या ख्याल है, प्रॉपर्ली डील करेगा तो उसके थ्रू सप्लायर के साथ क्रिएट होंगे कौन से रिलेशंस, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मीन फ्रेंडली रिलेशन रादर देन कंपैटिव। कंपैटिव मीन अनफ्रेंडली रिलेशन। ये सप्लायर को फायदा क्या होगा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक स्टाफ जो है वो सप्लायर को प्रॉपर्ली डील करेगा, अच्छे इंट्रैक्शन क्रिएट होंगे, क्या बनेंगे, कोलैबोरेटिव मीन फ्रेंडली रिलेशन रादर देन कंपैटिव मीन अनफ्रेंडली रिलेशन। और क्या होगा, सप्लायर के साथ आपकी जो लिंक है, सप्लायर के साथ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, लिंक अच्छा क्रिएट होगा जिससे आपको ऑन टाइम अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है वो प्रोवाइड होंगी। एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो इससे कस्टमर को भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा, उसे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज मिलेंगी। कस्टमर को फायदा होगा, एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो डिलीवरीज क्विक होंगी या डिले होंगी, क्विक होंगी। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, डिलीवरीज जो हैं वो क्या होंगी, एफिशिएंटली क्विकली परफॉर्म होंगी। एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है, शेयर होल्डर को भी फायदा हो सकता है। शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी, उसे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे तो उससे शेयर की प्राइस भी हाई जाएगी, मीन उसकी वेल्थ जो है वो क्या होगी, अप होगी। सो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, 5 फैक्टर्स की लिस्ट भी दे सकते हैं, 2 टाइप्स भी बता सकते हैं। अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड है तो उससे इंटरनल स्टेक होल्डर को क्या फ़ायदे होंगे, एम्प्लॉयज़ को, टीम को, शेयर होल्डर को, ऑर्गेनाइजेशन को, या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सप्लायर और कस्टमर को क्या फ़ायदे होंगे, हम लिख सकते हैं। रट्टा लगाने की ज़रूरत है। एक टॉपिक मिला, वेज, टूल्स, टैक्टिक्स टू इनहैंस जॉब सेटिस्फैक्शन। कॉस्ट वो कह रहा है स्टाफ टर्नओवर नहीं होगा। क्यों, जब स्टाफ टर्नओवर होता है, स्टाफ टर्नओवर का मतलब क्या है, पुराना स्टाफ छोड़ के चला गया, रिजाइन कर गया, आप अब नया अपॉइंट कर रहे हो, और जब आप अपॉइंट करते हो तो इस पर कॉस्ट आती है। इंटरव्यू कंडक्ट करना है, टेस्ट लेना है, तो इस पर कॉस्ट आती है। या पुराना निकल के जा रहा है तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसे भी कंपनसेशन पे करना पड़ती है। तो अगर जॉब से सेटिस्फाइड है एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम हुआ, टर्नओवर कम हुआ तो ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है ये आपकी क्या होगी, अवॉइड होगी। क्या ख्याल है, क्यों नया आया तो उसे ट्रेन करना है तो ट्रेनिंग की भी कॉस्ट होगी। नया आपने हो सकता है किसी दूसरे कंट्री से मंगवाना है तो उसकी वीज़ा प्रोसेसिंग की भी कॉस्ट होगी, तो सारी कॉस्ट क्या हो जाएंगी, अवॉइड होंगी। तो ये क्या है, कॉस्ट सेविंग। वेज टू इनहैंस जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे इंप्रूव की जा सकती है, वो जो 5 फैक्टर्स थे वो प्रोवाइड करने से, अच्छा रिवॉर्ड देने से, वर्क को रिकॉग्नाइज करने से, अच्छी वर्किंग कंडीशन मीन अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जैसा एम्प्लॉय चाहते हैं वैसा प्रोवाइड करने से, रिलेशनशिप अच्छे क्रिएट करने से, और वो कहता है कि टाइम लगाना है देखने के लिए, मैयर करनी है जॉब सेटिस्फैक्शन ये है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या मसले हैं वो ओवरकम करने से भी क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। सो रिवॉर्ड देने से, रिकॉग्नाइज करने से, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से, प्रॉपर ट्रेनिंग सुपरविजन प्रोवाइड करने से, अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने से, या फिर टाइम देना है टू मैयर जॉब सेटिस्फैक्शन। क्यों, मैयर करने से पता चलेगा मसले क्या हैं और वो एलिमिनेट होंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी। सो क्या वेज हैं, इन्वेस्ट टाइम इन इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। दिस माइट बी डन इनफॉर्मली थ्रू कन्वर्सेशन, मीन डिस्कस करके भी, हाँ भी कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है, तो वहाँ से भी पता चल सकता है ठीक चीज़ें चल रही है नहीं चल रही। और मोर फॉर्मली थ्रू एम्प्लॉय सर्वे, क्वेश्चनेयर के थ्रू। इन्वॉल्व एंड इंगेज द वर्क फोर्स थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनर, मीन डिसीजन इम्पोज करने से नहीं, साथ डिस्कस करके डिसाइड करने से जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होगी, इंप्रूव होगी। या प्रोवाइड अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, एक्सेस टू चाइल्ड केयर, मीन अगर कोई फीमेल
जॉब पे हैं और उनके बच्चे हैं तो उनको कोई चाइल्ड केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने से जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, क्यों उनकी मुसीबतें, उनकी टेंशनें जो हैं वो कम होंगी। एम्प्लॉयज़ को कोई अच्छा जिम प्रोवाइड करने से, क्यों जिम से क्या होगा, अपने अंदर जो अग्रेशन है, अपने अंदर जो एग्जॉस्शन है वो जाके स्वेटनिंग के थ्रू बॉडी से आउट करेंगे, फ्रेश होंगे, तो इससे क्या होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन। बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, वॉक, जिम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्यों, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एग्जॉस्शन होती है वो स्वेटनिंग के थ्रू आउट होती है, और एग्जॉस्शन आउट होगी, टेंशन आउट होगी, तो उससे क्या होगा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। दिमाग फ्रेश होगा तो स्टडी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगा। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, स्विमिंग या डांस। स्विमिंग या डांस। डांस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप हरकत कर रहे हो, स्वेटिंग हो रही है और साथ खुशी भी है। बाकी हर एक्सरसाइज में खुशी नहीं है, पेनफुल एक्सरसाइज है, लेकिन डांस एक्सरसाइज है, स्वेटिंग हो रही है लेकिन साथ खुशी भी है। तो इससे क्या होता है, टेंशन्स आउट हो जाती हैं। इसलिए चलते हुए कभी कहीं पे कोई बारात जा रही हो, ऐसे ही बीच में घुस के थोड़ा सा भंगड़ा शंगड़ा डाल के बाहर आ गए, इससे दिमाग क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। दिमाग को फ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें डांस ना करो, किसी दरबार पे जाके धमाल डाल आया करो, दिमाग फ्रेश ही करना है ना। सो क्या करना है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रोवाइड अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, एक्सेस टू चाइल्ड केयर, जिम एंड रेस्टोरेंट, और आउटसाइड स्पेस एंड क्वाइट जोन। मीन हर वक्त फैक्ट्री के अंदर मशीनों में ची पा टिक 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 के अंदर भी दिमाग खप जाता है, तो कोई क्वाइट जोन मीन कोई सेपरेट स्पेस प्रोवाइड करने से भी जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट की जा सकती है। द की इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द एम्प्लॉय वांट इन देयर एनवायरनमेंट एंड टू प्रोवाइड इट। मीन कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट वो चाहते हैं, वो प्रोवाइड करने से क्या क्रिएट होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन। ये कैसे क्रिएट होगी, एनकरेज एंड रिवॉर्ड थॉटफुल रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग मीन कोई इनोवेशन लाने में अगर कोई हेल्प दे रहा है, कोई क्रिएटिविटी में हेल्प दे रहा है, तो उसे एनकरेज करने से, रिवॉर्ड देने से भी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। या मेक एम्प्लॉयज टेक पार्ट इन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। मीन एम्प्लॉय को ट्रेन करने से, क्यों ट्रेन करने से स्किल्स उनकी डेवलप होंगी, तो अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगी कि हाँ अब हम काम करने के काबिल हैं, तो इससे भी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। सच एज ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम एंड फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव। फिलैंथ्रोपिक बोलते हैं लव फॉर सोसाइटी, मीन केयरिंग एटीट्यूड जो है वो शो करने से भी क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। जस्ट स्पेंडिंग टाइम डेवलपिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड पोटेंशियल, मीन एम्प्लॉय के पोटेंशियल स्किल्स को डेवलप करने से जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो सकती है। गिव एम्प्लॉयज टाइम टू रिलैक्स, रिवाइटलाइज एंड फ्रेश। मीन एम्प्लॉयज को हॉलीडेज अलाउ करने से, क्यों हॉलीडेज से क्या होगा, वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो दिमाग उनका फ्रेश होगा, और फ्रेश होने से जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। या प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एंड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, अच्छे रिवॉर्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करने से। या हेल्प एम्प्लॉयज टू ऑर्गेनाइज वर्क एंड सेट डेली गोल, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव एंड स्टेप्स टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटी दैट कुड बी अचीव। मीन अच्छी सुपरविजन प्रोवाइड करने से, ताकि एम्प्लॉयज़ के वर्क को ऑर्गेनाइज प्लान करने में आप हेल्प दोगे तो टेंशन्स अवॉइड होंगी, काम ऑन टाइम कंप्लीट होगा, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस आउट, तो क्या क्रिएट होगी, सेटिस्फैक्शन। तो कोई 5-6 वेज हम लिख सकते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज होगी। इन्वेस्ट करना है टाइम टू इवैल्यूएट जॉब सेटिस्फैक्शन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से, रिवॉर्ड थॉटफुल रिस्क टेकिंग, ट्रेनिंग करने से, स्किल्स डेवलप करने से, टाइम प्रोवाइड करना है टू रिलैक्स, रिवाइटलाइज एंड फ्रेश, रिवॉर्ड देने हैं, रिकॉग्नाइज करना है वर्क को, और लास्टली ऑर्गेनाइज प्लान करना है एम्प्लॉय वर्क को। कोई 5-6 वेज हमें लिखने आने चाहिए, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन है क्या, जॉब सेटिस्फैक्शन है क्या, एटीट्यूड एंड फीलिंग अबाउट जॉब, या हाउ कंटेंट सेटिस्फाइड एन एम्प्लॉय विद हिज जॉब।
दो टाइप्स हैं, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। कोई 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो एम्प्लॉय को भी कुछ फ़ायदे मिलेंगे, टीम को फ़ायदे मिलेंगे, शेयर होल्डर को, ऑर्गेनाइजेशन को, सप्लायर को और कस्टमर को। और कि हमारे पास 8-9 वेज हैं फॉर इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। इसके नीचे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, जॉब स्ट्रेस। स्ट्रेस ये क्या होता है? स्ट्रेस फीलिंग ऑफ टेंशंस या एग्जॉस्शंस ड्यू टू ओवर डिमांडिंग वर्क। इन ओवर डिमांडिंग वर्क की वजह से वो जो मेंटल प्रेशर है या फीलिंग ऑफ टेंशन है, एग्जॉस्शन है, उसे क्या नाम देंगे? जॉब स्ट्रेस का, जो फरवरी में हमारे ऊपर भी आ जाता है। क्या ख्याल है? पेपर का प्रेशर, तो उससे क्या क्रिएट होता है? स्ट्रेस। अब कहता है स्ट्रेस किसी एक आध फैक्टर से भी हो सकता है, ये काफ़ी सारे फैक्टर से भी हो सकता है। काम में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है तो उससे भी स्ट्रेस आ सकता है। सुपरवाइज़र गंदा है, अच्छी तरह से आपको ट्रीट नहीं कर रहा तो स्ट्रेस आ सकता है। काम आप कर रहे हो लेकिन उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, स्ट्रेस आ सकता है। रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, स्ट्रेस आ सकता है। तो जब स्ट्रेस आता है तो इससे एम्प्लॉय के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की शक्लें सड़ी बन जाती हैं, फैटीग, शक्ल के ऊपर जाहिर हो रहा है कि ये स्ट्रेस में है। इससे क्या होता है? रिलेशनशिप अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कोई बात करता है आप आगे से काट लेते हो, उससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग नेल बाइटिंग की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रेस में नाखून खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग निकोटीन की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रेस में सुटा या चाय पी जा रहे हैं। क्यों? सुकून चाहिए। स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद आना बंद हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है, कुछ लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खा खा के फूल जाते हैं। और मसले क्या हो सकते हैं? ड्रग एडिक्शन, सुकून लेने के लिए लोग ड्रग की तरफ चले जाते हैं। और मसले क्या हो सकते हैं? स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक आपका क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या हैं? जॉब स्ट्रेस की वजह से आए पड़ते हैं कुछ। सो जॉब स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस डिस्क्राइब फीलिंग ऑफ टेंशंस और एग्जॉस्शंस टिपिकली एसोसिएटेड विद एक्सेसिव और ओवर डिमांडिंग वर्क। Feeling of tension, exhaustions due to over demanding work is called job stress. Job stress is a harmful physical and emotional condition due to interaction of individual with their job. हाँ, उसकी वजह से बिहेवियर में सिम्टम्स क्या आते हैं? चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये क्या था? डिले इन डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग टू लॉन्ग विदाउट डिसाइडिंग, सुम्मुम बुकमन हो जाना, डिसाइड कर ही नहीं पा रहा ना। मीन पढ़ने बैठे हैं, शाम हो गई है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या सब्जेक्ट पढ़ूं मैं, और पूरा दिन गुजर गया। स्ट्रेस। फैटीग, फैटीग क्या? उकताहट, थकावट, सड़ी शक्ल बनी होना। स्मोकिंग, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अपने आप को अकेला अकेला फील करना। फीलिंग एंशियस, इरिटेबल एंड डिप्रेस्ड। apathy, apathy mean loss of emotion, feelingless। apathy का मतलब क्या है? feelingless and loss of interest in work, mean काम में आपका दिल नहीं लग रहा। using drug or alcohol to cope mean ओवरकम करने के लिए आप किस तरफ जाओगे? अल्कोहल, ड्रग की तरफ, सुकून लेने के लिए। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। सोशल विड्रॉल में लोगों से अपने आप को सैपट करोगे। नेल बाइटिंग, ड्रग एडिक्शन, या कुछ मेडिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट बीट्स फास्टर, बीपी के इशू, एड्रेनल ग्लैंड्स वर्क ओवर टाइम। स्ट्रेस की वजह से लोगों के पिंपल्स मुंह पे ये निकलना शुरू हो जाते हैं, या कुछ और मसले आना शुरू हो जाते हैं। हाई लो ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक। कोई हमें 7-8 सिम्टम्स जो हैं वो लिखने आने चाहिए। जॉब स्ट्रेस क्या है और उसकी वजह से बिहेवियरल सिम्टम्स क्या आते हैं। वो कहते
कहता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिमांड मेड ऑन इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल एनर्जीज सच एज मोनोटनी। मीन स्ट्रेस क्यों आता है कि अगर मोनोटनस मीन एक ही जैसा काम बार बार रिपीट किए जा रहे हो तो बोर होके उसमें कुछ नया नजर नहीं आ रहा, स्ट्रेस आ जाता है। फीलिंग ऑफ फेलियर आर इनसिक्योरिटी, कोई बहुत ही डेंजरस वर्क है जहाँ पे इनसिक्योरिटी है या बहुत ही कोई हाई लेवल का काम है जो करने की आपकी औकात नहीं है, तो फेल ना हो जाऊं, जॉब लूज ना हो जाए, तो उस वजह से क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस। आप लोगों पे किस सूरत में आता है, फीलिंग ऑफ फेलियर आर इनसिक्योरिटी। क्यों आता है, फरवरी में स्ट्रेस आएगा, कब आएगा, जब आपने जनवरी एंड तक सारे सिलेबसेस कवर नहीं किए होंगे, तो फरवरी में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस। हाँ, अभी हमारे पास 1 माह और 12 दिन हैं। अगर हम अभी से इंसान बन जाएं, साथ साथ जो सिलेबस चल रहे हैं वो साथ साथ कवर करते जाएं, और हमारे पास 1 माह 12 दिन में कुछ 7 संडेज हैं, उन संडे को अगर हम प्लान कर लें कि पिछला काम हमने संडे में कैसे कैसे कवर करना है, जनवरी एंड तक सारे सिलेबसेस वाइंड अप हो गए, तो फरवरी बड़ा खुशहाल होगा। क्यों, 30 डेज नहीं होंगे फरवरी में, 28 29 डेज होंगे। दिस मीन हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो 9 डेज ईच सब्जेक्ट प्लान करेंगे हमने। 9 दिनों में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, आसानी से रिवाइज हो जाएगा, मार्च में जाके पेपर देंगे, पर्चा पास हो जाएगा। हाँ, अगर हमने जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट ना, तो फिर फरवरी में आ जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस सड़ी शक्ल बना देगा, कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। पेपर पास करने के लिए आपके अंदर पास करने वाला कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब पेपर को रिवाइज किया होता है आपने। कॉन्फिडेंस कब नहीं होगा, जब रिवाइज नहीं किया हुआ। और रिवीजन कब होगी, सिर्फ फरवरी में। बड़ी मुश्किल से बड़ी टाइट रिवीजन होगी एक सब्जेक्ट की 9 दिन में, वो भी बड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा कि 9 दिन हैं, इतने चैप्टर हैं, तो डेली मुझे 2 चैप्टर करने हैं या एक बड़ा चैप्टर करना है। वो टारगेटेड स्टडी करेंगे, फिर जाके रिवीजन होगी। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, यूं कर लो, फरवरी में इस तरह से करना चाहिए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, या उसको यूं भी डिवाइड किया जा सकता है कि पहले 5 दिन एक सब्जेक्ट को दे दिए, आधे से ज़्यादा कवर कर लिया, अगले 10 दिन क्या किया, 2 सब्जेक्ट साथ साथ लेके चलते रहे। एंड वाले 5 दिन में फिर वो तीसरा सब्जेक्ट जो है उसका जो आधा रह गया है वो कवर कर लिया, यूं भी प्लान किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए डेली, एक नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि दोनों जो है वो साथ साथ चलते रहें। अकाउंटिंग थ्रू आउट मंथ चलनी चाहिए, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, उसको डिवाइड ही पूरे मंथ पे करना चाहिए। हाँ, बाकी जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं वो हाफ ऑफ मंथ साथ साथ चलने चाहिए। लेकिन कोई प्लान प्रिपेयर करके टारगेटेड स्टडी करेंगे फरवरी में, तो फिर जाके वो सारा रिवाइज होगा। अगर वो टारगेटेड स्टडी नहीं की, कोई प्लान प्रिपेयर नहीं किया, कोई पेपर वर्क नहीं किया, तो टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिर पेपर वाली रात पता होगा अब टॉस करते हैं ये चैप्टर या बाकी चैप्टर। टॉस, कुछ स्टूडेंट पेपर में जाके भी टॉस कर रहे होते हैं, पेपर देखते ही बड़ा औखा काम हो गया, टॉस करते हैं, अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस दफ़ा एक स्टूडेंट ने जाके टॉस किया, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, स्कूल से 3 घंटे सोया, सोने के बाद पेपर खाली दे के वापस आ गया, पास हो गया। कैसे, नहीं हो सकता था, फेल हो गया। इतना आसान काम नहीं है पास होना। 3 घंटे की परफॉर्मेंस आपको पास करवाएगी। इतने लकी हम होते तो यहाँ पे ना बैठे होते, हाँ कहीं और बैठे होते। सो जॉब स्ट्रेस के पीछे कुछ ट्रिगर्स मीन रीजन भी हैं। जॉब स्ट्रेस के पीछे कुछ रीजन है कि जॉब स्ट्रेस आता क्यों है। तो 3 तरह की रीजन है, कुछ पर्सनल रीजन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रीजन है, और कुछ एनवायरमेंटल रीजन है। पर्सनल रीजन क्या हो सकती हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है,
पर्सनल रीजन क्या हो सकती है? आपकी इनकम इनएडिक्वेट है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। पर्सनल रीजन क्या हो सकती है? अनडिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन, गंदे अंडे आप लोग पेपर पास नहीं करते तो आप अपने पेरेंट्स को क्या देते हो? स्ट्रेस, और वो जाके उनकी जॉब को भी इफेक्ट करता है। पर्सनल रीजन क्या हो सकते हैं? मैरिटल प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम मीन शादीशुदा लोगों के मसले। पर्सनल रीजन क्या हो सकती हैं? खानदानी डिस्प्यूट, जायदाद के ऊपर झगड़े चल रहे हैं, स्ट्रेस जाके आपके जॉब को भी इफेक्ट करता है। पर्सनल रीजन क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ या डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव, जो अल्टीमेटली वो डेथ आपको शॉक में लेगी और अल्टीमेटली कहां पे आप चले गए? स्ट्रेस की तरफ। तो क्या पर्सनल रीजन हो सकती हैं? पुअर हेल्थ हो सकती है, हाइजीनिक इश्यूज, मैरिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनडिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, इनएडिक्वेट इनकम, मोर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? कोई लॉस ऑफ क्लोज रिलेटिव, या फिर कोई प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट्स इन फैमिली। तो ये कोई 5 हम पर्सनल रीजन लिख सकते हैं, पढ़ के देखें, समझ आती है? मैरिटल हेल्थ बोलते हैं अज़दवाजी जिंदगी में शादीशुदा लोगों के मसले। शादी लेट हो गई है, ये भी स्ट्रेस है। शादी होगी उसके बाद बनी नहीं, ये भी स्ट्रेस है। बच्चे नहीं हुए, ये भी स्ट्रेस है। हो गए, उससे ज्यादा स्ट्रेस है, अगर गलती से ऐसे हो गए तो। ज्यादा होने से आपका रिज़्क बढ़ता है, ज्यादा होने से रिज़्क बढ़ता है। तो मुझे गलत समझ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या हो सकते हैं जिससे जॉब स्ट्रेस आ सकता है? डेंजरस वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन क्या है? डेंजरस है। मोनोटोनस वर्क, एक ही जैसा काम बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, कुछ नया नजर नहीं आ रहा। या ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या हो सकते हैं? पुअर रिलेशनशिप विद बॉस या कोलीग, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े दिमाग में क्या ला रहे हैं? स्ट्रेस। या क्या हो सकती है? सुपरविजन प्रॉपर नहीं है। या क्या हो सकता है? आपको प्रमोशन नहीं मिल रही। या क्या हो सकता है? आपकी नेचर से रिलेटेड काम नहीं है, आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपको काम मार्केटिंग का दिया गया, मीन उसमें कोई कैरियर ग्रोथ ही नहीं है। सो क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन रीजन? वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स, हैजर्ड्स मीन हाँ, खतरात। अनहेल्दी या डेंजरस वर्किंग कंडीशन, एक्सेसिव नॉइज, हर वक्त ची पा टिक 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 टिक, तो ये भी क्या करती हैं? दिमाग के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती है। एक्सट्रीम प्रेशर टू परफॉर्म, टारगेट मीटिंग का प्रेशर है, तो ये भी क्या क्रिएट करेगा? स्ट्रेस। रोल कन्फ्लिक्ट और रोल एम्बिग्यूटी, मीन क्लियर ही नहीं है मेरा रोल है क्या? स्ट्रेस। अनसैटिस्फैक्ट्री और हॉस्टाइल मीन अनफ्रेंडली रिलेशंस विद सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट्स या कोलीग्स, मीन रिलेशनशिप पुअर हैं। एंड जॉब्स ऑफ हाईली रिपीटेटिव नेचर, जॉब ऑफ मैनुअल नेचर, मैनुअल बोलते हैं अनस्किल्ड को। मैनुअल का मतलब क्या है? अनस्किल्ड, मीन कोई स्किल्ड नेचर की जॉब नहीं है, अनस्किल्ड नेचर की है, मीन आगे बढ़ने का चांस नहीं है। तो 5 हम ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ने आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे टैक्स इंक्रीज कर दिया तो स्ट्रेस। इकॉनमी रिसेशन में चल रही है, स्ट्रेस। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आपकी प्रोडक्ट का कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस नहीं रहा। गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉ रेगुलेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ये सारे क्या हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर। पॉलिटिकल, टैक्सेशन इंक्रीज करना, इकॉनमी श्रिंक हो जाना, मीन डाउन टर्न में चले जाना, सोसाइटी का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाना, नई टेक्नोलॉजी आ जाना, या आपको मटीरियल मिल रहा था वो मटीरियल एनवायरनमेंट में स्केर्स हो गया
तो स्केयरसिटी की वजह से अब वो मटेरियल नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन का वो लेवल अचीव नहीं होगा, तो क्या क्रिएट करेगा? स्ट्रेस। सो क्या है? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। श्रिंकिंग इकोनॉमी एंड जॉब अनसर्टेनिटी, जॉब लूज भी हो सकती है। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ रेगुलेशन नए नए बन रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे? आपके बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी CO2 एमिशन पे, तो आपका प्रोडक्शन लेवल जो है वो स्ट्रिक्ट हो सकता है। सो जॉब स्ट्रेस क्रिएट होता है ड्यू टू सम फैक्टर्स, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं। तो कोई 5 फैक्टर्स हमें लिखने आने चाहिए, कोई 7 से 8 हमें बिहेवियर सिम्टम्स बताने आने चाहिए, और जॉब स्ट्रेस को हमें डिफाइन करना आना चाहिए। तो जॉब स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है? 3 स्ट्रैटेजीज हैं जॉब स्ट्रेस को खत्म करने की। बस 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ के खत्म करने लगे हैं। आता है ये आपको जॉब स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, दूसरों के साथ दुखड़े बांटोगे तो वहां से आपको कोई अच्छा आइडिया मिलेगा, तो उससे आप क्या कर सकते हो? जॉब स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो। क्या करना है? जॉब स्ट्रेस को कोप अप करने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मीन ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी क्या है? इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट एंड कोलीग्स। क्यों? वहां से अच्छा सपोर्ट मिलेगी और वो सपोर्ट आपको स्ट्रेस खत्म करने में हेल्प देगी। या जॉब स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जा सकता है? आइडेंटिफाइंग नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क एक टर्म है जिसका मतलब क्या है? अनप्लान्ड, अनसर्टन इवेंट्स। कि फ्यूचर क्या है हमारा? अनसर्टन, कल होना हो नहीं पता। तो फ्यूचर से रिलेटेड ये जो प्लानिंग है ये क्या है? नी जर्क रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। मीन फ्यूचर में क्या क्या मसले आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनसे रिलेटेड अपना माइंड पहले से प्रिपेयर रखना, ताकि वो मसला जब आए तो आपको शॉक में ना ले जाए। क्योंकि अगर आपने वो मसला पहले से आइडेंटिफाई ही नहीं किया हुआ था, उसे कोई प्लानिंग ही नहीं थी, तो कोई मसले ऐसे होते हैं जो आपको शॉक में ले जाते हैं और वो शॉक आपके अंदर क्रिएट करता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है? अपने फ्यूचर को प्लान करके रखना है। मीन फ्यूचर अनप्लान्ड अनसर्टन इवेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और उससे रिलेटेड अपना माइंड प्रिपेयर रखना है, ताकि पता हो इनको कैसे हमने टैकल करना है, कैसे ओवरकम करना है। सो जॉब स्ट्रेस को ख़त्म कैसे करना है? कम्युनिकेशन अच्छी, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए ताकि सपोर्ट के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके। आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट नी जर्क रिएक्शन दैट मैनिफेस्ट इन नेगेटिव एटीट्यूड। क्यों? ये जो अनसर्टन इवेंट्स हैं ये आपके एटीट्यूड को नेगेटिव में ले जाते हैं, शॉक क्रिएट करते हैं। एंड लीड टू वर्क स्ट्रेस। सो मैनेज दिस सिचुएशन एंड अवॉइड रिपीटिंग द नेगेटिव रिएक्शन इन फ्यूचर। एक दफ़ा एक मसला आ गया तो फ्यूचर में उसको अब प्लान करके रखना है ताकि वो मसले दोबारा ना आए। पर्चा एक दफ़ा फेल हो गया है तब अपना दिमाग सेट करके रखना है कि दोबारा ऐसे मसले ना आने पाएँ। और क्या करना है? आपने कुछ फिज़िकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करना है? कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वॉक, जिम, एक्सरसाइज, डांस। क्यों? इससे क्या होगा? स्ट्रेस स्वेटनिंग के थ्रू बॉडी से आउट होगा, तो इससे क्या होगा? जॉब स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। क्यों? दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। सो 3 स्ट्रैटेजीज हैं जॉब स्ट्रेस को कोप अप करने की। Improving communication skills and managing relationship with the management and colleagues, identifying knee-jerk reaction and prepare for it, और क्या करना है? Improving your physical and emotional well-being through some kind of physical activity, like कोई physical game, वीडियो गेम नहीं। क्यों? वीडियो गेम और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है, आपकी आइज़ को, आपके दिमाग को, आपकी ये शोल्डर बॉडी पार्ट्स को थका देती है।
और जितनी ज़्यादा ये थक जाते हैं उतना ही स्ट्रेस फिर ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए कोई गेम खेलनी हो तो वीडियो गेम नहीं प्लीज़, फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल गेम, जिम, वॉक, जॉगिंग नहीं है तो कोई फिज़िकल गेम खेलो, बर्फ़ पानी खेलो, बांदर किला खेलो, कुछ भी खेल लो जहाँ से थोड़ी स्वेटनिंग होगी तो अल्टीमेटली स्ट्रेस जो है वो आउट हो जाएगा। भाग जाओ, बाकी चीज़ें कल कवर करेंगे।